फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली होते क्यों हैं? तो ये सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, सूरज की रोशनी को जज़ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाते हैं, तभी इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो अगर हम यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, आपने पहले चैप्टर के ऊपर अंदर भी स्टडी की होगी, एक दफा हम उसे फिर से देख लेते हैं। ठीक, ये है आपके पास स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो एक दफा फिर से हम इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है डबल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है और ये आप कह सकते हैं कि ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इसकी आउटर कवरिंग जिसको आप एनवेलप भी कह सकते हैं। ठीक है, देन ग्रेना एंड स्ट्रोमा, ये तीन इसकी जो है वो कवरिंग आप ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम एनवेलप की बात करें तो दो लेयर्स आती हैं, एक है इनर एंड दूसरी है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आपके पास जो है ये वाली मेम्ब्रेन आ गई और दूसरी आपके पास ये वाली मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, तो ये तो आपके पास मेम्ब्रेन आ गई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ गया। अब हम बात करते हैं कि आपको इसके अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे जो है सिक्के नजर आएंगे, कॉइन्स टाइप शिक्का नजर आएगी, ये वाले। ठीक है, ये आपको एक सिक्का नजर आ रहा है, इसके नीचे कई सारे सिक्के जो है ऊपर नीचे वर्टिकल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब एक सिक्का जो है इसको कहते हैं थालाकॉइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। और इसका पूरा बंडल, यानी कि ये स्टैक जो पड़े हुए हैं, सिक्के जो पड़े हुए हैं ऊपर नीचे, पूरा बंडल जो पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ग्रेना। ठीक है, इस एक को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। उन सब को क्या कहेंगे? ग्रेनम, ग्रेना कहेंगे। एक को कहेंगे ग्रेना और सबको क्या कहेंगे? ग्रेनम, ग्रेना कहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली दोनों में लफ्जों में क्या फर्क है? तो अक्सर ऐसा होता है बायोलॉजिकल वर्ड्स के अंदर कि अगर आप यू एम को हटाकर, आखिरी यू एम को हटाकर आई लगा दें या ए लगा दें, ए, तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे देखिए ग्रेनम है तो ग्रेना हो जाएगा, इसी तरह फ्लैजेलम है तो फ्लैजेला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ वर्ड जो हैं जिसके आखिर में यू एम आ रहा है बायोलॉजिकल वर्ड के अंदर, तो यू एम को हटाकर अगर आप ए लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह कुछ वर्ड के आखिर में अगर यू एस आ रहा है, यू एस आ रहा है, तो उन वर्ड को हटाकर आई लगा दें तो वो प्लूरल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के आखिर में यूएस आ रहा है, यूएस को हटाकर आई लगा दें तो न्यूक्लियाई हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियोलस, यूएस आ रहा है, ठीक है, तो यूएस को हटाकर आई लगा लें तो न्यूक्लियोलाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके आखिर में अगर यूएस आएगा तो यूएस को हटाकर आपने आई लगा देना, वो प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ग्रेनम एक को कहते हैं, ग्रेना सारे इकट्ठे को कहते हैं। अब होता है ये है कि दो ग्रेना जो है, दो ग्रेना वो कभी कभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं और उसको बेसिकली क्या कहते हैं? इंटरग्रेना कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? इंटरग्रेना कहते हैं या लेमेला कहते हैं। ठीक है, या तो लेमेला कहते हैं या इंटरग्रेना कहते हैं। ठीक है, अब ये जिसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस मटेरियल के अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए हैं उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जिस तरह आपके कस्टर्ड में बादाम वगैरह पड़े हुए हों तो बादाम वगैरह बेसिकली क्या है? ग्रेनम या थालाकॉइड है, और वो जो कस्टर्ड बजाते खुद है वो क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया बेसिकली किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अगर आप बात करें कि जो ग्रेना है वो विजिबल लाइट के अंदर माइक्रोस्कोप में आपको छोटे छोटे दाने से नजर आएंगे। ठीक है, दाने से नजर आएंगे। और जो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जस्ट लाइक रेटिनॉइड्स वगैरह जो हैं वो इस थालाकॉइड के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो लाइट रिएक्शन हो रहे होंगे, जब हम लाइट रिएक्शन को स्टडी करेंगे
लाइट रिएक्शन मीन जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो वो इसी के अंदर आपको होते हुए नजर दिखाई देंगे, ठीक है, थैलाकॉइड के अंदर, ग्रेनम के अंदर होंगे। और जो डार्क रिएक्शन होंगे, यानी कि डार्क रिएक्शन मीन जिनको लाइट की जरूरत नहीं होगी, वो यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद नहीं है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो ये है कि जो लाइट रिएक्शन होंगे वो थैलाकॉइड के अंदर होंगे, और जो डार्क रिएक्शन होंगे वो स्ट्रोमा के अंदर होंगे। अब स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जेल लाइक सोल्यूशन होता है, जैसे आप मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि डार्क रिएक्शन होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि क्या करेंगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। एंजाइम का आपको पता है कि एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल्स बेसिकली क्या होता है। क्लोरोफिल जो है एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये बेसिकली क्या करता है, ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ सनलाइट जो है इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ब्लू एंड रेड। इसका मतलब कि ब्लू एंड रेड आपको नजर नहीं आएंगे, कौन सा नजर आएगा, जो बीच वाला है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अब हम बात करें तो ग्रीन पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा क्लोरोफिल, इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो आपको ग्रीन नजर आएंगे। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, एंड एक आता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल। तो नाम से जाहिर है ये बैक्टीरिया के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। अब बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल की सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में क्यों मौजूद नहीं होता। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इतना सिंपल सा इसका आंसर है, और वो आंसर ये है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। पहले चैप्टर के एंड में आपने पढ़ा था, और जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं उसके दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। उसके आखिर में आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसमें आपने ये बात पढ़ी थी कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, एंड द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है। तो उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट भी उनके अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल, अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, वो सबसे ज्यादा जो है मौजूद होता है, और सिवाय बैक्टीरिया के हर ग्रीन प्लांट के अंदर ये मौजूद होगा, ठीक है, सिवाय बैक्टीरिया के हर ग्रीन प्लांट के अंदर मौजूद होगा। अब अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है, मेम्ब्रेन में इसकी अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कंडीशन में मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है वो तमाम हायर प्लांट्स में मौजूद होगा, और साथ में ग्रीन एल्गी जो है उसमें भी पाया जाएगा। और क्लोरोफिल सी, डी, ई जो है ये कुछ एल्गी में पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो है जैसे कि मैंने कहा जस्ट बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो क्लोरोफिल है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी दो रीजन है, एक है हेड रीजन, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक है हेड रीजन, ये इसका हेड रीजन आ गया, और दूसरा है टेल, ठीक है, ये इसका टेल रीजन आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हेड जो है इसमें सेंट्रल एटम आपको नजर आएगा मैग्नीशियम, ठीक है, सेंट्रल एटम आपको कौन सा नजर आएगा, मैग्नीशियम एटम नजर आएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम के साथ चार जो है वो नाइट्रोजन की रिंग अटैच होंगी, एक ये वाली रिंग होगी, एक ये वाली रिंग होगी, एक ये वाली रिंग होगी, और एक ये वाली रिंग होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ चार नाइट्रोजन की रिंग्स जो है वो मौजूद होंगी, ठीक है। तो हमने बात की कि मैग्नीशियम के साथ चार नाइट्रोजन के एटम जो है वो रिंग जो है बेसिकली जुड़े होते हैं, और इन रिंग्स को क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं, ठीक है, इन रिंग को क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं। तो यानी कि ये एक पायरोल हो गया, ये दूसरा पायरोल, ये तीसरा, कुल मिलाकर कितने पायरोल होंगे, चार रिंग्स मौजूद होंगी, तो आपके पास टेट्रा पायरोल की एक बड़ी रिंग बन जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक बड़ी रिंग बन गई। अब इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, पोरफायरिन कहेंगे, क्या कहेंगे, पोरफायरिन कहेंगे, PORPYRIN, ठीक है,
पोरफायरिन। तो ये तो बात आपको समझ आ गई कि मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन की रिंग मौजूद होती हैं। एक रिंग को क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं, और 4 पायरोल क्योंकि अटैच है तो उनको ग्रुप को क्या कहेंगे, पोरफायरिन कहेंगे। ठीक है, अब हम हेड की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन क्या है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर के साथ बांड बना सकता है। ठीक है, तो ये जो थैलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पे बात करें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है, ठीक है, उसको फाइटोल साइड चेन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फाइटोल साइड चेन। ठीक है, फाइटोल साइड चेन कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या है, किसी न किसी एक पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे अटैच है। ठीक है, ये यहाँ पे अटैच है किसी न किसी एक पायरोल रिंग के साथ। ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक कहते हैं भागने वाले को। तो ये वाटर के साथ बाइंडिंग वगैरह नहीं करेगी। ठीक है, ये वाटर के साथ बाइंडिंग वगैरह नहीं करेगी, और ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है, जबकि हेड रीजन जो है वो उसके ऊपर मौजूद होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ये तो आपने जस्ट स्ट्रक्चर देख लिया उसका। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए और बी की, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो है सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होते हैं, जो कि पायरोफायरिन पोरफायरिन जो है रिंग उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए जो है वहां पे मौजूद है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल बी में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जो है। ठीक है, किसी किस्म का कार्बोनाइल ग्रुप जो है आपको अटैच नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको CH3 नजर आ रहा है, यहाँ पे CH3 नजर आ रहा है, यहाँ पे CH3 नजर आ रहा है। तो किसी एक जो पायरोल रिंग है इसके साथ CH3 की बजाय आप क्या लगा दें, कार्बोनाइल ग्रुप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी का जो फार्मूला है, ठीक है, तो अगर हम देखें क्लोरोफिल ए का, तो वो है क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55। 55 कार्बन होंगे, H72, ठीक है, 72 हाइड्रोजन होंगे जो, और ऑक्सीजन जो है वो 5 होंगे, नाइट्रोजन 4 होंगे, 4 रिंग्स जो थी। ठीक है, और मैग्नीशियम का एक एटम मौजूद होगा। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला। और दूसरा क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55 H70, ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, H70 O6, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, N4 एंड Mg आ गया। ठीक है, जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि आपने अगर आप देखें ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन को और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल को, तो उनका स्ट्रक्चर आपको तकरीबन सेम नजर आएगा, खासतौर पर ये पोरफायरिन रिंग जो है। ठीक है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों में फर्क बेसिकली क्या है कि इसका सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन की प्रोटीन में आपको सेंट्रल एटम देखेगा आयरन। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक सा फर्क है दोनों के दरमियान। तो आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान कितना करीबी रिलेशन मौजूद है। ठीक है, इस तरह आप एवोल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेंट्रल एटम है, इसमें मैग्नीशियम और आयरन का फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं केराटिनॉइड्स की। ठीक है, तो केराटिनॉइड्स बेसिकली क्या है कि ये जो प्लांट्स को डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, यानी कि येलो, ऑरेंज, रेड कलर का जो कलर है ये केराटिनॉइड्स की वजह से होता है। ठीक है, और साथ में क्या है, ज़ैंथोफिल भी पिगमेंट्स आ जाते हैं, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अक्सर ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को पहुंचाते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, तो ये लाइट को अब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन क्लोरोफिल ए की तरफ भेज देते हैं लाइट को अब्जॉर्ब करके। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, यानी कि साथ में आगे पीछे वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और साथ में क्या है कि क्लोरोफिल की इंटेंस जो लाइट आ रही है क्लोरोफिल की तरफ, उसको बचाते हैं और खुद एब्जॉर्ब करके उससे जो है जो कह सकते हैं कि इंटेंस जो लाइट आ रही है उससे बचाती है।
ठीक है, और साथ में ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।